हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिनेश कुमार और मैं कक्षा 11 से रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखें, इसको पढ़ें और अपने साथ साथ अगर नोट्स तैयार करते चलें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बिना नोट्स के पढ़ाई बहुत ही मुश्किल है। तो चलें शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत, यानी रसायन विज्ञान में जो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। तो आज पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रसायन विज्ञान की परिभाषा को देख लेते हैं। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं, विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उन्हीं में एक शाखा रसायन विज्ञान भी है। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या सीखते हैं? पदार्थ को सीखते हैं, उसकी संरचना को, उसके गुणों के बारे में सीखते हैं और अभिक्रियाओं के बारे में। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। इसको लिख देते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, उसके गुणों, संगठन तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान बताया कि विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, उसके गुणों, संगठन तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत द्रव्य शब्द आ रहा है। द्रव्य यानी पदार्थ, और पदार्थ को हम लोग निचली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ वही है, पदार्थ या द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में हम मैटर कहते हैं। तो द्रव्य के बारे में हम लोग निचली कक्षाओं में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं जिनमें कुछ भार होता है, जो स्थान घेरती हैं। तो यहाँ भी परिभाषा वही है। वे वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान, यहाँ भार भी लिख सकते हैं, कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग कुछ वस्तुओं के नाम लिख दे रहे हैं। जैसे क्या है, हम लिख रहे हैं मार्कर से। यह एक वस्तु है, पुस्तक, लोहा, वायु, पानी, और इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं लिख सकते हैं। तो हमको अब देखना है कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये भी हम निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल आपकी याददाश्त को ताज़ा किया जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं, तो हमको ये पता है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। 3 अवस्थाओं में
3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और ये अवस्थाएं क्या हैं? पहली अवस्था है ठोस, दूसरी अवस्था है द्रव और तीसरी अवस्था है गैस, जिसको हम पहले से जान रहे हैं। ये हमारा हो गया सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। अब ताप और दाब की परिस्थितियां अगर चेंज की जाएं, टेम्परेचर को या तो बढ़ा दिया जाए या तो घटा दिया जाए, तो ये सारे अवस्थाएं एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होती हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम लोग जल का उदाहरण लें, जल के लिए तो हम लोग क्या देखते हैं? जल, और जब जल को हम गर्म करते हैं तो हमको भाप या वाष्प प्राप्त होती है। इसी तरह से अगर आइस या बर्फ़ को हम लोग गर्म करते हैं तो जल बन जाता है। यह बर्फ़ क्या है? यह ठोस अवस्था, जल द्रव अवस्था और भाप गैस अवस्था। ठीक इसी के उल्टा करें, यानी भाप को अगर हम ठंडा करें तो वापस हमको जल प्राप्त हो जाता है, और जल को अगर और ठंडा करें तो यह बर्फ़ में बदल जाता है। तो प्रकृति में जितनी सारी वस्तुएं हैं उसकी 3 अवस्थाएं होंगी। वो क्या? ठोस, द्रव और गैस। क्लास में पढ़ाते वक्त एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बताइए कि कागज़ को अगर गर्म किया जाए तो वह द्रव में बदल जाएगा, फिर वाष्प में बदलेगा कि नहीं? तो यहाँ एक बात का ध्यान दीजिए, जब हम वस्तुओं को गर्म करते हैं और वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें कार्बन की ज़्यादा मात्रा है, तो क्या करते हैं? अवस्था परिवर्तन से पहले ही उनका कार्बन जल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे अगर हम कागज़ या लकड़ी को गर्म करते हैं, लकड़ी को अगर गर्म करते हैं तो क्या होगा? इसमें का कार्बन जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यह किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। यानी ऑक्सीजन गैस जो वायुमंडल में पहले से विद्यमान है, यही जिम्मेदार है इसको जलाने के लिए। अगर ऑक्सीजन गैस को हम हटा देते हैं, यानी एक अक्रिय वातावरण में इसको गर्म करते हैं, जैसे नाइट्रोजन की उपस्थिति में अगर लकड़ी को गर्म करते हैं तो इसका भी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए, पदार्थ की अवस्थाओं को हम लोग देख लिए, सीख गए। अब पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो बच्चों, पदार्थ के वर्गीकरण से पहले ठोस, द्रव व गैस अवस्था की हम लोग अणुगति सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कर लेते हैं। उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए हम तीनों अवस्थाओं को एक ही जगह बना दे रहे हैं। ये वर्ग हमारा सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड के लिए और ये गैस के लिए। हम लोग शुरू से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं कि ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं, और बहुत पास होने का मतलब एक दूसरे से एकदम सटे हुए। यानी ठोसों में जो भी अणु हैं इनको अवयव या घटक कण भी कहेंगे। तो ठोसों के घटक कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इनमें गैपिंग बिल्कुल नहीं होती। और जब गैपिंग नहीं होती तो ये क्या करेंगे? अपना स्थान भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और ये अपने स्थान पर केवल वाइब्रेशन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। और अगर द्रवों की बात करें तो द्रवों में इनके घटक कण या अणु ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। चूँकि घटक कण दूर दूर होते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? ये अपना स्थान चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है? द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार बदल जाता है, क्योंकि इनके अणु क्या करते हैं? पूरे द्रव में गति करते हैं। गैस अवस्था की बात करें तो गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, और ये स्वतंत्र होते हैं कि इस गैस की सीमा को छोड़ के बाहर जाने के लिए। यानी जिस पात्र में रखी गई है कोई गैस,
अगर उसका मुंह खोल दिया जाए तो क्या होगा, गैस ये पूरे वातावरण में विसरित हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ हम लोग अणुगत सिद्धांत के आधार पर व्याख्या देख लिए। इसके लक्षण को हम लिख दे रहे हैं, दो दो पॉइंट हैं। तो अगर ठोसों की बात करें, पहला पॉइंट है ठोसों का आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है। इनके अणु, अणु को ही हम कहते हैं अवयव या घटक कण, घटक कण बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। दूसरा पॉइंट द्रवों के लिए, अगर द्रवों की बात की जाए तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनके अणु क्या है, ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनके अणु ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हो गया गैसों के लिए। तो गैसों के घटक कण पहले लिख लेते हैं। गैसों का आयतन व आकार, आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। और इसके अणु और इनके अणु और इनके अणु ठोसों व गैसों की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तीनों की व्याख्या हो गई। अगर बलों की बात की जाए, जो दो अणुओं के मध्य बल लगता है, दो अणु या दो घटक कण हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उनको हम कहते हैं अंतराणुक बल, अंतराणुक बल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर इस बल की बात की जाए तो ठोसों में अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अणु बिल्कुल पास होते हैं। द्रवों में ये अंतराणुक बल ठोसों की अपेक्षा कम होते हैं, लेकिन गैसों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से गैसों में हम देख सकते हैं कि इनमें अंतराणुक बल नगण्य होता है, यानी अणु इतने दूर दूर होते हैं कि कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर, और दूसरा मिक्सचर, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं तत्व, दूसरे को यौगिक। इसी तरह मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण
समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, ठीक है। अगर तत्वों को और वर्गीकृत किया जाए तो तत्व भी कई तरह के हैं, जैसे धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। इसी तरह यौगिक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो बच्चों ये तत्वों का वर्गीकरण हुआ, और अब हम लोग अगले वीडियो में तत्व क्या है, यौगिक क्या है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं, इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।